में हमने सवाल कुछ यूं रखा है कि क्या अदालती रिमार्क्स की रोशनी में नैब कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो अहम मंदरजात इस तफसीली फैसले के क्या हैं और हमें तफसीलन बताइए क्या मार्क्स दिए हैं नैब के लिए खुसूसन। जी शुक्रिया रीना। मेरा ख्याल है जिसको भी कानून में दिलचस्पी है या हमारे जो एहतसाब का पूरा अमल पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद से है उसमें दिलचस्पी है, उनको ये जजमेंट पढ़नी चाहिए। बहुत खूबसूरती से, बहुत तफसील से जजेस ने बयान किया है कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के नाम पे इस मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ होता रहा है, किस तरह पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें हरासा करने के लिए, उनकी जो लॉयल्टीज हैं पॉलिटिकल वो बदलने के लिए कवानीन इस्तेमाल हुए हैं। और उन्होंने कहा का जो कानून है वो है, और किस तरह एक तरफा नैब जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है। अगर आपका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। अगर आपका किसी और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप बिलोंग करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट थी जीएसपी प्लस के इम्प्लीमेंटेशन उस पर उन्होंने बनाई थी, उसका भी हवाला दिया है और कहा है उन्होंने भी एतराज उठाए हैं कि नैब का जो रवैया है वो बहुत जानिबदार नजर आता है। तो हम भी इस प्रोग्राम में रीना कई बार बात कर चुके हैं। चीफ जस्टिस खोसा जब उनकी फेयरवेल एड्रेस था, उन्होंने भी बात की कि तासुर आता है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये एहतसाब नहीं है, बल्कि ये वेंजेंस है, ये इंतकाम है। और आज का जो डिटेल जजमेंट है उसमें भी यही हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत एक अहम पॉइंट है इस जजमेंट का, और इस पे मजीद अभी हमें मेरा ख्याल डिस्कोर्स की जरूरत है कि हमें नैब का जो कानून है वो चाहिए ही क्यों। अगर इस तरह के सब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमें नजर आता है कि वो वेंजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नैब का क्या मकसद है, नैब क्या ऐड करता है हमारी एंटी करप्शन डिस्कोर्स में, ये एक पहला अहम नुक्ता है इस जजमेंट का। दूसरा रीना, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक में मतलब फॉलो करती हूँ, उसमें मेरी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर दिलचस्पी है, इस जजमेंट में उसके हवाले से भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात की है। अब उन्होंने देखे एक समराइज जो मैं करती हूँ, उन्होंने कहा है कि हम अक्सर एंड्स की तरफ जाते हैं, हमें एक पॉलिटिकल आउटकम चाहिए होता है, हम देखते नहीं है प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में किस तरह इंसानी हुकूक जो है उनकी पामाली होती है। अब आप देख लें, सब चाहते हैं कि करप्शन की अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पे कई कई महीने जो है डिटेंशन में रखो। आप उनकी, उन्होंने इज्जत की बात की है, उनकी रेप्यूटेशन की बात की है, टॉर्चर की बात की है जो आप गुजरते हो। अगर आपके खिलाफ केस इतना कमजोर है लेकिन आपको कई कई महीने जो है वो डिटेंशन में रखा हुआ है। सो ये जो लिबर्टी, आजादी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा है कि जब तक एज ए सोसाइटी हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे, कवानीन में जो तरह है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरती की बात है इस जजमेंट में कि उन्होंने हमें, जजेस ने कहा है कि हम इसकी तरफ भी तवज्जो दें, सिर्फ ये ना देखें कि हमें बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें सजाएं चाहिए, हमें सजाए मौत चाहिए, बल्कि देखें कि वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स की इंसानी हुकूक के बारे में नहीं होता, वो पूरी एक सोसाइटी में हम किस तरह इन वैल्यूज की कदर करते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरत चीजें जजमेंट में। इस पर्टिकुलर केस में रीना जो अक्सर बेल के फैसले होते हैं यही नजर आता है। पहले उन्होंने सवाल उठाया है कि किस वजह क्या थी, नैब ने ये केस लिया ही क्यों, क्योंकि एविडेंस इतना कम है, इसमें इतना कमजोर एविडेंस है उनके पास, और इतने ज्यादा और केसेस होती हैं, एलिगेशंस होती हैं, ये ही केस उन्होंने क्यों उठाया और एक इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी, जबकि उनके पास कोई खास सबूत नहीं था कि ये जो ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई हैं उन्होंने कोई जुर्म भी किया है। तो जैसा बेल के फैसलों में होता है, उन्होंने कहा एविडेंस कमजोर है, और उन्होंने कहा है कि जो सजा से पहले या ट्रायल से पहले डिटेंशन होती है वो एक सजा ही होती है। तो बहुत केयरफुली, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो कि आपको डेप्रिवेशन जो है या लोगों को जेल में रखना जरूरी है, आपको ये साबित करना है कि ये जरूरी है, ये नेसेसरी है, ये प्रोपोर्शनेट है और ये रीजनेबल है। अगर आप ये नहीं प्रूव कर सकते तो आप लोगों को नहीं प्री ट्रायल डिटेंशन में रख सकते। ये बहुत अहम बात है जिसको हम बार बार इस प्रोग्राम में तो रेज करते हैं, मेरा ख्याल है और भी करना चाहिए कि क्यों। अब देखिए मीर शकील रहमान का केस है और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल जो है वो क्यों रिजेक्ट,
उन्होंने तो इन सब चीजों की तरफ को डिस्कस भी नहीं किया कि क्यों अभी भी कई महीने गुजर गए, वो क्यों जेल में है, क्या जरूरत है उसकी। सो अदालत ने सबको इस पे तवज्जो दिलाई है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस जेल में रखा हुआ है, कई कई महीने इंसान पड़ा रहे। आपको देखना है कि क्या ये जरूरी है कि नहीं। और बहुत से और केसेस हैं जिसमें मेरा ख्याल है यही स्टैंडर्ड अप्लाई करके लोगों को बेल मिलनी चाहिए। और नैब की ये जो इंतकामी कार्रवाई है, मेरा ख्याल है इस पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इस पे भी नजर। अच्छा, और पूरी बात के बाद जो आपका जवाब है यकीनन वो हाँ में है, लेकिन आपको लगता है नैब कवानीन इटसेल्फ, नैब की जरूरत ही नहीं है, राइट? जी बिल्कुल, ये और दूसरा जो मैंने पहले कि हमें हाँ, एज ए सोसाइटी सिर्फ जो आउटकम है कि बस हमें सजाएं देनी है, उसके अलावा प्रोसेस पे भी हाँ, उसके तवज्जो पूरे देनी प्रोसेस को दे, है। हाँ, उसको भी करना चाहिए। ये शायद पूरा जो रवैया है ये नहीं वेरी वैलिड पॉइंट्स, वेरी वैलिड पॉइंट्स। हसन निसार साहब। देखिए अलीना, इतने भरपूर अदालती रिमार्क्स के बाद मुझे तो बहसीत पाकिस्तानी ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब्बास सत्तर मरहूम की एक नज़्म की दो लाइनें याद आ रही हैं। वो लिखते हैं कि ए माँ, तूने हमें किन ज़मीनों पे किन ज़मानों में पैदा किया। इससे ज़्यादा नहीं, वो बाकी सारा रीमा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हैं। आप आगे चलें, मैं मज़ीद टाइम नहीं आपका ज़ाया करूँ, काफ़ी। नहीं हसन निसार साहब, आपका एक एक लफ्ज़ का हवा हमारे लिए बड़ा अहम है। मुनीब साहब, थोड़ी सी उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे जो अदालत ने उठाए हैं। ये ऑब्जर्वेशन के अदम सबूत या सबूत कमज़ोर होता है, फिर भी गिरफ्तारी कर ली जाती है, हिरासत में रखा जाता है, तो ये कितना अहम नुक्ता है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है कि अभी इल्ज़ाम साबित भी नहीं होता लेकिन आप मुजरिम बना के पोर्ट्रे कर देते हैं, उसके ऊपर कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें और इस चीज़ का सद्देबाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। रीमा हसन साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से इसका एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया है इस जजमेंट का। बहसीत कानून के तालिब इल्म के ये वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट की बात है किसी जजमेंट को पढ़ना, और बड़े अरसे के बाद, आई मस्ट से बहुत अरसे के बाद एक ऐसी जजमेंट पढ़ने को मिली है जिसको पढ़ के वाकई लगता है कि हमारे मुल्क में अभी भी जो अच्छी क्लास है ज्यूरिस्ट्स की वो मौजूद है, जजेस की वो क्लास जो कि हर एस्पेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। अब बड़ा अच्छा ओवरव्यू हमें मिल गया रीमा उमर साहिबा की गुफ्तगू से। कुछ इन एडिशन टू दैट देयर आर सम पॉइंट्स जो मैं चाहता हूँ कि बहसीत कानून के तालिब इल्म के वाकई ये बात उनकी दुरुस्त है कि लोगों को ये जजमेंट पढ़नी चाहिए और मेरे ख्याल में इसका तर्जुमा आम होना चाहिए इस जजमेंट का। लेकिन मैं कुछ बातें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के इस बेल के तफसीली फ़ैसले के हवाले से कहूँगा कि इस फैसला आने के बाद मुझे तो समझ नहीं आती कि वो जो ट्रायल चल रहा है उनका, उसकी भी क्या हैसियत रह गई है। बिकॉज दिस केस और ये जो फैसला है, दिस इज़ अ डैमनिंग इंडाइटमेंट फॉर द एंटायर प्रोसेस, मीन्स प्रोसेस मैकेनिज्म। इन तीन चीज़ों के बारे में जिस तरह अभी पहले भी बताया गया कि इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है मौजूद अदालत की तरफ से। सबसे पहले आ जाइए कैसर अमीन बट, जिनको नैब ने अप्रूवर बनाया था। अब आप ये देख लीजिए कि आप उसके अंदर इस जजमेंट का जो पेज 18 है उसको अगर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस भोंडे अंदाज में एक शख्स को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया जाता है। पहले उससे एक स्टेटमेंट ली जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस काबिल नहीं होती कि ये दोनों साहिबान उसके अंदर इंक्लूड हो सकें या इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो उसके दायरे के अंदर आ सकें, तो बड़ी आसानी से वो स्टेटमेंट विड्रॉ हो जाता है, फिर एक नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है चेयरमैन की अप्रूवल के साथ। दूसरी बात ये कि जब पूरा लिंच पिन इस केस का क्या है कि आपने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जोड़ना था इस कंपनी की, पैरागॉन की मैनेजमेंट के साथ। जवाब क्या निकला? आप नहीं जोड़ पाए। आपने कैसर अमीन बट को अप्रूवर बनाया, आप वो इवन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उसके ऊपर भी अदालत ने ये फरमाया है कि वो भी इररेलेवेंट है, बिकॉज उसके साथ कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं था। मौजूद अदालत ने यह भी फरमाया है कि जिस तरीके से, अब देखिए ये फौजदारी कानून का असूल है जो हमारे सीनियर्स जो उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, वो ये बताते हैं कि जो 164 का बयान है या फॉर दैट मैटर नैब का जो कानून है उसके तहत जो आप बयान देते हैं, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं या अप्रूवर बन के देते हैं, उसमें ये राइट होता है एक्यूज्ड का कि वो आपको क्रॉस एग्जामिन करे।
यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और तुरफा तमाशा ये देखिए कि जब कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद गुंजाइश नहीं होती कि दोबारा प्रोसिक्यूशन को भेज दें उस विटनेस को, वो जेल चला जाता है या उसके कोई और मामला शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उस शख्स को वापस भेज दिया जाता है नैब के पास, इसलिए क्योंकि नैब को ये गुंजाइश दी जाती है कि भाई आप इसको मजीद आर्म ट्विस्टिंग करें इसकी, अगर तो ये स्टेटमेंट हमारा अच्छा पहला रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दूसरा ज़रा हम इससे भी ज़्यादा सख्ती से प्रोवोक करके ड्यूरेस के तहत लेंगे ताकि इन दोनों लोगों को हम इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व कर सकें या इनको इम्प्लिकेट करवा सकें। एक और अहम बात कि ये अदालत लिख रही है जिसमें अदालत ये कह रही है कि उनके लिए ये बात नहायत शॉकिंग है कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं है, इवन जो स्टेटमेंट है कैसर अमीन भट्ट साहब की वो इररेलेवेंट है। जो एलिगेशंस लगाए गए जिनके ऊपर बुनियाद बनी और कॉल अप नोटिस ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को या साद रफ़ीक साहब को आते रहे 2018 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जी भाई इन्होंने इनके पास पैसे आए हैं, ये पैसे आए हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बाकायदा जवाबात उन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सबमिट किए नैब को। और अदालत ने उनका जिक्र भी किया है कि 2013 से लेकर 2018 तक जो पैसा इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी फ़ी या प्रोफेशनल फ़ी या एज कमीशन चार्जेस इन्होंने अपनी कंपनीज के थ्रू कमाए, उसकी डिटेल फर्निश्ड है, उसके ऊपर टैक्स भी काटा गया है और वो डिक्लेयर्ड है। सिवियर इनकंसिस्टेंसी है। नैब ये साबित नहीं कर पाई सबसे पहले कि ये केस बनाया क्यों गया है। ये पॉइंट अभी रीमा भी आपको बता रही थी कि नैब ने ये एस्टैब्लिश करने से बिल्कुल कासिर रहे हैं टिल दिस वेरी मोमेंट। और सबसे अहम बात इस केस के अंदर कि आज तक एंड तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या नैब का या जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है उसके दायरा कार के अंदर ये केस आता था। आप पहले कहते रहे कि जी हमें पब्लिक कंप्लेंट्स मिली हैं इन लोगों के खिलाफ, लिहाजा हमने ये सारा मामला शुरू किया है। बाद में आपने कहा जी कि नहीं, पहले हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में हमें 96 कंप्लेंट्स आई हैं। सो नैब ने खुद उसको इनकंसिस्टेंट कर दिया। और एक चीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऑब्वियसली सारों का टाइम बहुत कीमती है, कुछ बातें हैं अलीना जो मैं समझता हूँ, जिस पैरा का जिक्र भी किया है वो पैरा 47 है और उसको मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को आज पढ़ना चाहिए। और जो लोग कानून के तालिब इल्म हैं या नहीं हैं या पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको ये बात ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये कुछ लाइंस हैं, ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेयर करूंगा, इसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमें उसका लुब्बे लुबाब बता दें। जी जी, मैं कुछ 5-6 लाइंस हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फ्रीक्वेंटली डिनाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फेयरनेस, tolerance and the respect for democratic norms are flouted with impunity. Dogmatism, intolerance, nepotism, cronyism, incompetence, regression, deception, false pretense, self-projection, misplaced sense of superiority, different biases and prejudices. एक और बात जो कि बहुत दिलचस्प है वो लिखी गई है जजेस के हवाले तरफ से। The principles of trichotomy of power and the concept of devolution have been trampled with contempt, arrogance and self-rightness and apathy are ruling the roost. ये वो self-righteousness है जिसके बारे में अक्सर बहसियत एक पाकिस्तानी मैं यहाँ पर आपके फोरम के ऊपर हमेशा कहता रहता हूँ कि ये हमारे जो रूलिंग एलीट है उसके अंदर ये मौजूद है, ये हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। ओवर इन्फ्लेटेड ईगो है और हर किसी को चोर डिक्लेयर करने का जो ठेका उठा लिया गया है, हर किसी को गद्दार डिक्लेयर करने का ठेका उठा लिया गया, हर किसी को करप्ट या डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करने का ठेका ले लिया गया है। इस केस को, इस फैसले को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल तो चले रहेगी, कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है नैब के इदारे की रहने की। बिकॉज आपने इतना बड़ा केस बनाया, नेशनल एक्सचेकर के पैसे भी ज़ाया किए, इन प्रोसिक्यूटर्स को तनख्वाहें भी आप दे रहे हैं, आपने ये सारी एक्सरसाइज की क्यों? उसका रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ ये कि कुछ लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करनी थी, 2 साल के लिए आपने कर ली, उसका नेट रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। वो एक MNA बन गए। जिस तरीके से उस वक्त जो कुछ भी हुआ, देखिए आपने एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क को अगर 72 साल के बाद कुछ देना है तो फिर देयर आर सर्टेन करेक्टिव मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन। ये कोई तरीका नहीं है। ये मैं समझता हूं कि पूरे हमारे मुल्क के निज़ाम के ऊपर ये जो जजमेंट है इट्स एन इंडाइटमेंट। सर्टेन करेक्टिव मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन। मुनीर, मैं आपका ये वाला पॉइंट उठाऊंगी।
और मैं आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ, लेकिन जब हम इन करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो किसी भी वक्त की, तो देखा यही गया है कि कोई सीरियसली इस पे बैठता नहीं है। अभी भी दिसंबर में बात शुरू हुई कि इसके ऊपर काम किया जाएगा, तरमीम की जाएंगी लॉ में, लेकिन उसके ऊपर भी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा प्रोग्रेस। जी अलीना, देखिए पहले तो मैं कहूँगी कि जो तरमीम की बात है, तो जिस तरह रीमा और मुनीब दोनों ने बात ये की कि तरमीम नहीं, ये तो कानून ही अब आपको और नैब का इदारा ही आपको एक तरह से खत्म कर देना चाहिए। आपने जरूर अगर एहतसाब करना भी है तो आपको नया कानून ले, कोई नया इदारा उस तरीके से बना ले, लेकिन ये अब नहीं चल सकता। क्योंकि देखिए खाली ये ख्वाजा साद रफीक साहब के तो खैर आज बहुत ही एक बड़ी जजमेंट और बड़ी उसके अंदर बातें ऐसी जो रीमा और मुनीब ने डिटेल से बता भी दी हैं। ये कोई एक केस तो है, आप शायद खाकान अब्बासी का केस देख लें, मिफ्ता इस्माइल का केस देख लें, वो गालिबन आज एहसन इकबाल साहब का तो आज भी रेफरेंस नहीं फाइल हुई, वो अभी पूरी नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो वो आज भी उन्होंने जो है वो आगे कर दिया है केस। तो बेसिकली तो इसके नैब के कानून के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं। और जो आपने ऑपोजिशन और हुकूमत की बात की, देखिए जब पीपल्स पार्टी हुकूमत भी थी, उन्होंने तो तब भी नून लीग से कहा था कि इसको बदल देते, जो कि बाद में ख्वाजा साद रफीक ने कहा भी कि हमसे गलती हुई। असल चीज ये है कि जब आप ऑपोजिशन में आते हैं ना, क्योंकि नून लीग नहीं मानती थी और नून लीग अपनी हुकूमत में भी आकर नहीं मानी थी, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं ना, नैब जैसे कानून जो होते हैं वो आपके खिलाफ तब इस्तेमाल होते हैं। ये पीटीआई भी अगर ये ना बदला या ना खत्म किया ये इदारा, तो जब पीटीआई अगर ऑपोजिशन में आएगी तो फिर उन्हें पता चलेगा, फिर अगली हुकूमत उनसे भी यही इस्तेमाल करके फिर बदले लेगी। बेशक आज वो ऑपोजिशन में और वो उसके खिलाफ बोल रहे होंगे, फिर वो भी यही करेंगे। तो पीटीआई को भी तब पीटीआई डिमांड करेगी शायद कि ये खत्म कर दे। तो बेहतर है उससे पहले कि अभी बैठकर ऑपोजिशन पार्टीज को साथ बिठाएं। नून और पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इस पर बात करने को तैयार हैं, वो कह भी रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर बात करें कि ये जो एक सैफुर रहमान ने शुरू किए थे एहतसाब, और उसकी शक्ल बदल दी जनरल मुशर्रफ ने, और एक बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए एक टूल बना लिया गया। तो अब जिस तरह से ये इस्तेमाल हो रहे हैं इस हुकूमत के अंदर, तो मेरे ख्याल में सब पार्टी, सब सिविलियन डेमोक्रेटिक जो जमहूरियत पर यकीन रखती है सारी पार्टीज, ये बैठ कर कहें कि हमें सामिर का ये कानून कबूल नहीं, हमें ये इदारा कबूल नहीं, हम इसके ऊपर नजरसानी करके इसको बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये करने की जरूरत है। ठीक है, ये करने की जरूरत है। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जिस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है, ख़ास तौर पे बुनियादी हुकूक की पामाली, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है पूरा का पूरा कार्रवाई के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे ज़मानत का फ़ैसला कम और मुकदमे का फ़ैसला ज़्यादा नज़र आता है। यानी इसके बाद आप क्या मुकदमा चलाएंगे ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पे? ये वैसे डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये मुकदमे के ऊपर असरअंदाज ना हो, बल्कि अगर थोड़ी सी भी मॉरल नहीं, मुकदमे के ऊपर असरअंदाज, जब आप जमानत के फैसले को पढ़ें तो उसमें बहुत बुनियादी नुक्ता उठाया गया है ना कि फंडामेंटल राइट्स का नैब के हवाले से, इंडिविजुअल्स के हवाले से एक बुनियादी नुक्ते उठाए गए ना। जब जमानत दी है आपने तो ये फैसला, और 87 पेजेस का फैसला है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से देखता हूँ। जाहिर है मैं कोई मुकदमे पे असरअंदाज होने की ना कोशिश की जा रही है, ना हम कर सकते हैं कोशिश उस चीज़ की, ना हमें करनी चाहिए। लेकिन ये फैसले को सामने रख के आप मुकदमा, जिस तरह मुनीब कह रहे थे, आप इसके बाद मुकदमा क्या चलाएंगे जब आपको एक बुनियादी चीज़ इसमें बता दी गई है। देखिए, अगर थोड़ी सी भी नैब के अंदर और चेयरमैन नैब के अंदर, क्योंकि चेयरमैन नैब के ऊपर अगर हम कोई बात करेंगे तो पैमरा की तरफ से जो है वो सेडिशन की वार्निंग आ जाती है। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है कि जी नैब को भी टच नहीं करो, नैब को भी होली काउ बना दिया गया है हमारे यहाँ। देखिए, इससे वाज़े होता है कि आपके यहाँ ओवर द ईयर्स जो तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार है वो सिर्फ दो है, फोर्स कन्फेशन और फोर्स डिटेंशन। इन दो बुनियादों पर आपके यहाँ मुकदमात बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि आपको, आप मुझे बताएं कि 1.5 साल आपने इन दोनों भाइयों को बंद रखा, इनके ऊपर आप इनको हथकड़ी लगा के पेश करते रहे, उन 100 साल, 1.25 साल का जवाब कौन देगा? ये जमानत ही सही, लेकिन इस जमानत में क्या जो फैसला है उसी को सामने रख के अगर देखा जाए, और कितने लोग हैं
जो इस वक्त नैब की कस्टडी में साल 1.5 साल से पौने 2 साल से बंद हैं, इस फैसले की रोशनी में तो उन लोगों को नैब को छोड़ देना चाहिए। देखिए, सिर्फ आपका अच्छा मुकदमा सिर्फ उस सूरत में बनता है कि आप गिरफ्तारी सिर्फ उस वक्त करें जब आपके पास 110% आपके पास एविडेंसेस कलेक्ट हो जाए, और उसकी गिरफ्तारी के 15 दिन के अंदर, जो कि कानून भी है, वैसे तो जनरल कानून है नैब का नहीं, कि 15 दिन के अंदर आपको चालान सबमिट करना होता है। यहाँ साल लग जाते हैं चालान सबमिट करने में, इंटरम चालान, फिर उसमें सप्लीमेंट्री चालान दाखिल कर दिया जाता है। तो हम अपने कानून को इतनी खूबसूरती से वायलेट करते हैं। तो जब तक नैब का प्रॉब्लम कैपेसिटी का है, नैब का प्रॉब्लम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का है, नैब का प्रॉब्लम पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस का है, नैब का प्रॉब्लम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है, और ये पहले दिन से, जब से नैब बंदी है, मुख्तलिफ हुक्मरानों ने नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। जो चाहे वो सिविलियन हुक्मरान हो या नॉन सिविलियन हुक्मरान हो, नैब को सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर नैब के चेयरमैन और नैब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन सारे मुकदमात के फैसले लेके बैठे जिसमें लोगों की जमानतें हुई हैं, और गौर करें कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं, और खुदा के लिए अगर एविडेंसेस नहीं हैं तो उन लोगों को, इससे पहले कि हर किसी की जमानत हो और वो बाहर आए, बेहतर है कि आप खुद उसे छोड़ दें, शवाहिद जमा करें, शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा बनाएं, शवाहिद की बुनियाद पर जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप 110% श्योर हों कि आप अदालत में इसे प्रूव कर सकते हैं, तो फिर उसको गिरफ्तार करें, उसे पेश करें, उसको सजा दिलवाएं। सर, ये तो मुनीब ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर हमें पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से इस जजमेंट में बताया गया है कि सबूत कमज़ोर या नाकाफी, लेकिन फिर भी केस बना लिया जाता है या गिरफ्तारी हो जाती है, और फिर उसके बाद कोशिश की जाती है अंडर ड्यूरेस या कोर्स करके स्टेटमेंट मिल जाए और कहा जाता है कि जी सबूत उसके सिलसिले में